गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वेदर एंड क्लाइमेट पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने टेम्परेचर में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के चेंज होने में, जिसमें कि एक हमने पढ़ा था टेम्परेचर, दूसरा पढ़ा था हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा चौथा पांचवा आज हम पढ़ेंगे विंड, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। ये तीन फैक्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। विंड में विंड को ब्लो करने का क्या रीज़न है आपको पहले ही बताया गया था। हाई प्रेशर लो प्रेशर, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवा बहनी शुरू होती है। ये आपको मैंने कहा था रटने के लिए। जब हाई प्रेशर टेम्परेचर हाई होगा मतलब गर्मी बढ़ेगी तो प्रेशर हाई हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर लो, और टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। यानी कि ठंडे इलाके में प्रेशर हाई रहेगा और गर्मी के इलाके में प्रेशर लो रहेगा। तो जो इलाके में प्रेशर लो रहेगा और जिधर हाई है उस तरफ से हवा बहनी शुरू हो जाती है। तो विंड के बहने का यही रीज़न है। कभी इधर से बह रही, कभी इधर से बह रही। क्यों बह रही है? हमेशा ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ हवा चलेगी। विंड के को एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो हमने अर्थ है, ये इक्वेटर है ना जी, ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने बताया कि हमेशा जो विंड है वो ठंडी से गर्म इलाके में मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर इलाके में जाती है। ये आप मान लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्कटिक सर्किल है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये अंटार्कटिक सर्किल है। ये इक्वेटर है ना जी, 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, बिल्कुल ये लो प्रेशर एरिया है। यहाँ पे थोड़ा हाई प्रेशर एरिया होगा, यहाँ फिर लो प्रेशर एरिया होगा, यहाँ फिर हाई प्रेशर एरिया होगा। यानी कि इधर से जो हवा है वो इस साइड बहेगी इस तरीके से, और इधर की भी हवा इस साइड बहेगी। ये इस तरीके से ना जी, थोड़ा ऐसे बनेगा इस तरीके से। और यहाँ की जो हवा है वो ऊपर के साइड में जाएगी इस तरीके से, ऐसे, और इधर भी इस तरीके से। फिर यहाँ पे की जो हवा है इसकी तरफ बहेगी इस तरीके से, ऐसे। और आपको बता दूं, इसमें आपको कोई चीज़ बात समझ में नहीं आएगी। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्लास 7 के हिसाब से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये कैसे हवा बह रही है, कैसे चल रही है, इसमें बस आपको इतना जानना है कि कोई भी हवा, जब मेरा जो बताने का मकसद था इसमें कि जब हाई टू लो की तरफ जा रही है, मान लो जैसे एडवांसिंग मानसून में पढ़ा था, मान लीजिए कि नदर्न हेमिस्फीयर इधर हाई प्रेशर है ना और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा इधर से इधर बहेगी, ऐसे बहेगी, है ना जी। और तो ये जो हवा है ये थोड़ी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, सीधा ऊपर नहीं चली जाएगी, थोड़ा ऐसे बहेगी हवा इस तरीके से, तिरछी ऐसे हवा बहेगी। ऊपर भी जाना है लेकिन इधर बहेगी इस तरीके से, ऊपर जाएगी थोड़ा राइट होते हुए, और नीचे वाली जो हवा है वो इस साइड होकर थोड़ी बहेगी। ये रीज़न क्या है ये आपको जानना है। जो अर्थ का रोटेशन है जिसकी वजह से जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें हवा राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, राइट की तरफ थोड़ी सी होके चलती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें थोड़ा लेफ्ट की तरफ होके हवा चलती है। इसे हम कहते हैं फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर में हवा जो है उसको ऊपर जाना हो, कहीं भी जाना हो, लेकिन अपने राइट की तरफ थोड़ी सी होके चलेगी। मान लिया ये रास्ता है तो सीधा सीधा नहीं चलेंगे हम, ऐसे चलेंगे, है ना जी, इस तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा है, इसे हम फेरेल्स लॉ कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए। व्हाट इज फेरेल्स लॉ? नदर्न हेमिस्फीयर में हवा का थोड़ा सा राइट होके चलने को हम फेरेल्स लॉ कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को। तो ये चीज़ आपको बस जाननी है। पर यही फैक्टर जो है
जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो इस तरीके से इंडिया में चलता है, यही रीज़न की वजह से, क्योंकि हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। सो एनीवे, ये तो हो गया विंड का जो डायरेक्शन की बात हो गई। अब आइए कि विंड को नापते कैसे हैं। सबसे पहले जानिए व्हाट इज एयर करंट। करंट क्या है? एयर करंट, हवा जो है ऐसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली भी बहती है ना जी, इधर से आई इधर चली गई, ऐसे हवा बहती है ना कि इधर से आई उधर चली गई, उत्तर मतलब पूर्वा पछुआ जिसको कहते हैं। हवा जो है वो वर्टिकल भी, जैसे ऊपर को जा रही है ऊपर को, इसे हम कहते हैं एयर करंट। जब हवा वर्टिकल बहती है उसे हम कहते हैं एयर करंट। जब भी एयर करंट की बात हो तो समझ लीजिए हवा के ऊपर जाने की बात हो रही है, वर्टिकल जो उसका डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं। इसके अलावा है कि हम मेजरिंग विंड पढ़ रहे हैं, विंड को हम कैसे नापते हैं कि डायरेक्शन क्या। तो जब विंड का डायरेक्शन नापना हो कि वो किधर से चल रही है उसे हम कहते हैं विंड वेन। विंड वेन, तो विंड वेन का क्या काम है? विंड का डायरेक्शन पता करते हैं। इसके अलावा एक है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर जो है विंड का स्पीड पता करता है। तो जो वेन है ये डायरेक्शन पता लगाता है और एनेमोमीटर जो है वो विंड का स्पीड पता लगाता है। बस इतना ही जानना है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ विंड में, कितने टाइप के विंड्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट 3 टाइप्स हैं, परमानेंट विंड, पेरियोडिक विंड्स एंड लोकल विंड। ये 3 इम्पॉर्टेंट, यही मैं समझाऊंगा, बाकी को बस एक आइडिया दे दूंगा। परमानेंट विंड वो विंड होती है जो सालों भर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती हो। मान लिया जैसे ये है, मैंने आपको बताया कि ये वाली जो है पूरे साल ऐसे बहती है ना जी, और ये इधर बहती हैं पूरे साल, ये पूरे साल इधर बहती हैं, एक ही डायरेक्शन में बह जा रही है। इसको हम कहते हैं परमानेंट विंड। ये परमानेंट विंड की टाइप है। इसे ट्रेड विंड कहते हैं, इसे वेस्टर्लीज कहते हैं, इसे पोलर विंड कहते हैं, क्योंकि पोलर साइड से आता है, इसका वेस्ट डायरेक्शन होता है। और ये क्या कहते हैं, ट्रेड विंड, इससे बारिश भी होती है, ये ट्रॉपिकल एरिया में होता है। तो ये जो विंड है जो कि पूरे साल एक ही डायरेक्शन में बहती हैं, इसे हम कहते हैं परमानेंट विंड। तो परमानेंट विंड या प्लानिटरी विंड उसको कहते हैं जो हवा पूरे साल किसी एक डायरेक्शन में बहती है। पीरियोडिक विंड, पीरियोडिक विंड एक खास टाइम में, मतलब मान लीजिए 6 महीने एक तरफ से तो 6 महीने दूसरे तरफ से, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या दिन में एक तरफ से रात में दूसरी तरफ से, डायरेक्शन चेंज हो गया पीरियोडिक विंड में। वो एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर पीरियड्स पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल इसमें भी 2 टाइप है, मॉनसून विंड एंड लैंड एंड सी ब्रीज। मॉनसून विंड पड़ा था, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, साउथ वेस्ट मॉनसून ऐसे चलता है ना जी, इस तरीके से हवा इधर से जाती है। क्यों? वही फेडरल फ्लो बताते हैं, इसकी वजह से राइट होके चलती है ना। तो ये गई, अभी मानसून की वजह से बारिश हो रही है, वापस जब ठंडी आएगी तो फिर यही हवा वापस लौटनी शुरू हो जाएगी। तो ये पीरियड गई फिर वापस आ रही है। परमानेंट विंड में क्या, एक ही डायरेक्शन में बह रहा है। तो ये एक हुआ। एक और जो पीरियोडिक विंड है उसका दूसरा एग्जांपल है लैंड एंड सी ब्रीज। तो लैंड एंड सी ब्रीज आप लोग ध्यान से समझिए, आसान है बट जैसे कि ये लैंड है ना जी, ये वाला पार्ट लैंड है और ये सी है। तो दिन में क्या होता है, हमने क्या बोला था, जब सूरज की रोशनी आएगी तो लैंड वाला पार्ट जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंड होता है। ये भी लिख लीजिएगा कहीं, लैंड जो होता है जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। सी जो होता है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, क्योंकि सी बहुत बड़ा है। तो जब दिन में सूरज की रोशनी होगी तो लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म यानी टेम्परेचर हाई का मतलब प्रेशर क्या हो गया, लो। ये देर से गर्म हो रहा है यानी उतना गर्म नहीं हुआ है, तो इसका प्रेशर क्या है, हाई। तो यानी कि हवा जो है सी से लैंड की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, सी ब्रीज। ब्रीज मतलब हवा, जो समंदर की तरफ से हवा चल रही है उसे हम कहेंगे सी ब्रीज। जैसे रात होगी तो लैंड जल्दी ठंडा हो गया, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया, यानी कि अब क्या हो गया, प्रेशर हाई हो गया। और ये अभी देर से ठंडा होगा तो अभी गर्मी है, तो यहाँ का प्रेशर हो गया लो। तो यानी कि अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवा बहेगी, यानी रात में है
यही हवा वापस चलने लगी लैंड से सी की तरफ, तो इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। जो लैंड से सी की तरफ हवा चल रही है लैंड ब्रीज, जो सी की तरफ से लैंड की तरफ जा रही है उसे सी ब्रीज। क्यों कहते हैं वो आपको बताया, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से। तो ये हुआ आपका पीरियोडिक विंड का टाइप। अब आ जाइए लोकल विंड। लोकल विंड उसे कहते हैं जो किसी खास छोटे कहीं इलाके में, लिमिटेड इलाके में और थोड़े देर के लिए चलती है, दैट इज कॉल्ड लोकल विंड। लोकल विंड मीन्स किसी लोकल इलाके में कहीं छोटी सी जगह पे और थोड़े टाइम के लिए चलती है, उसे हम लोकल विंड कहते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बस मैं पढ़ाऊंगा। लू जो हमारे यहाँ चलती, हॉट ड्राई डस्टी है, जो राजस्थान की तरफ से बह के आती है वो हॉट होती है, ड्राई होती है, डस्टी होती है, जो गर्मियों में हमारे यहाँ चलती है। लू एकदम गर्म हवा, तो वो बहुत डेंजरस होती है। चिनूक, तो ये लू कहाँ चलती है? इंडिया के नदन पार्ट में, मतलब जो हमारा इलाका गंगेटिक प्लेन जो है, यूपी बिहार वाला जो इलाका है, इधर बहती है मध्य प्रदेश। उसके बाद आप आ जाइए चिनूक। चिनूक जो होता है ये नॉर्थ अमेरिका में बहती है, प्रोबेबली रॉकीज का है, नॉर्थ अमेरिका में है ना जी, वहाँ पे बहती है। इसको हम स्नो ईटर भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये हवा जो होती है बहुत वार्म एंड ड्राई होती है, मतलब बहुत गर्म होती है और सूखी होती है। तो वार्म और सूखी हवा जब कहीं बर्फ की तरफ चलेगी तो क्या होगा? बर्फ पिघल जाएगी, इसलिए इसको स्नो ईटर भी कहते हैं, क्योंकि पूरे बर्फ को गला देती है। तो आपको याद रखना है चिनूक किस कंट्री का है और इसकी क्या खासियत है। फोएन, ये भी सेम काम है, ये भी स्नो ईटर टाइप ही है, लेकिन ये यूरोप में होती है, यूरोप में इसको फोएन कहते हैं। और इसका एक और ख़ास है कि इसके चलने से ग्रेप पक जाते हैं। इसके अलावा हार्मेटन है जो कि अफ्रीका की है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, तो ये बस जगह जानना। इसके अलावा विंड के टाइप है लोकल स्टॉर्म एंड कैटाबेटिक विंड। लोकल स्टॉर्म वही जो आंधी वाली हवा है, वो साइक्लोन वगैरह हरिकेन जो होता है उसको कहते हैं। और जो कैबेटिक विंड है जो पहाड़ से नीचे की तरफ, हाई एल्टीट्यूड से ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, जैसे पहाड़ से नीचे की तरफ अगर हवा चल के आ रही है उसे हम कैबेटिक विंड कहते हैं। तो आपको मेन जानना है परमानेंट विंड, पीरियोडिक विंड एंड लोकल जो विंड है इसके बारे में, और उसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 116 पे। अब ये एक एक टॉपिक में लेके चल रहा हूँ, बस उसको खोलना है, लेक्चर सुनना और उसको रीड करना है, सिंपल, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाइए मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? हवा के अंदर जो पानी की मात्रा होता है उसे हम मॉइस्चर कहते हैं, यानी द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। मतलब कि जब गर्मी होती है तो समुद्र से या और भी जो भी वाटर बॉडी है वहाँ से पानी इवेपोरेट होकर भाप बनता है, वेपर में, वाटर वेपर में चेंज होता है और वो आके हवा में मिल जाता है, उसे मॉइस्चर कहते हैं, सिंपल। तो इस मॉइस्चर के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। जो लिक्विड है, आई मीन जो वाटर है, वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, तीनों फॉर्म में, मतलब कि सबसे पहले वाटर है ना, वाटर, लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड निकलते हैं, वेपर से शुरू से लिक्विड, गैस, सॉलिड। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, है ना जी। तो ये लिक्विड में हो गया वाटर, और गैस में हो गया वाटर वेपर जो होता है, गैस फॉर्म जो इसका होगा, और सॉलिड फॉर्म हुआ आइस। ये तीनों फॉर्म में वाटर पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। ये कैसे होता है उसी को सारा हमें पढ़ना है इसमें मॉइस्चर वाले चैप्टर में। अब आ जाइए इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन कहते हैं जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। लिक्विड का गैस में चेंज होने के प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। लिक्विड गैस में कब चेंज होगा? यानी कि वाटर वेपर में चेंज, जब वाटर वेपर में चेंज होता है उसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो वाटर वेपर कब बनेगा? कोई भी लिक्विड गैस में कब बदलेगा? जब उसको हीट किया जाएगा।
यानी कि समुद्र पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है उस गर्मी से जो पानी सूखता है, यानी सूखने का मतलब वो कहाँ जाता है, हमने टॉवल कपड़े भिगो के धो के बाहर डाले, उसका पानी कहाँ चला गया, वो सब इवोपोरेट हो गया सूरज की गर्मी से। मतलब कि वाटर वेपर में चेंज हो गया। तो वेपर में जब चेंज हो गया तो वो है कहाँ, यानी कि एयर में हमारे आसपास है। ये जो चिपचिपा रहा है, सॉरी, ये जो पूरा पसीना जैसे, ये सब उसी की वजह से है, क्योंकि पूरे अभी एयर में वाटर प्रेजेंस है। ओके, तो ये होता है इवोपरेशन। तो इवोपरेशन सबसे ज़्यादा कब होगा, जब सबसे ज़्यादा गर्मी होगी इवोपरेशन होगा, और जब गर्मी कम होगी ठंड होगी तो इवोपरेशन भी कम होगा। एंड देन आ जाइए ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी कहते हैं एयर में जो मात्रा है वाटर की, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हम ह्यूमिडिटी परसेंटेज में निकालते हैं कितना परसेंट ह्यूमिडिटी है। कभी एयर बिल्कुल ड्राई होती है, कभी एकदम चिपचिपा लगता है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अभी जो मौसम चलेगा सब ह्यूमिडिटी वाला होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी क्योंकि एयर में वाटर की मात्रा ज़्यादा हो गई है। क्यों ज़्यादा हो गई, क्योंकि हर जगह पानी है, गर्मी हो रही है, तो पूरा वाटर वेपर में चेंज हो जा रहा है, वो सब यहीं आसपास है ना। दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का आपको पहले भी साइंस में पढ़ा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में नापा जाता है, मतलब रेशियो निकाला जाता है ह्यूमिडिटी का, कि एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितना वाटर है और कितना उसमें हो सकता है। मान लिया इतना एरिया है, एक एग्जांपल समझने के लिए बता रहा हूँ, इसमें अभी 2 लीटर पानी है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे 2 लीटर ह्यूमिडिटी है, बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, इस पूरे एरिया में कितना पानी आ सकता है। तो 2 लीटर आ कितना सकता है, हम कहते हैं 5 लीटर आ सकता है। तो 2:5 रेशियो जो होता है एक्चुअल और उसके कैपेसिटी का, वाटर होल्डिंग का, उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। आई एम श्योर कि साइंस में अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, वरना अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। बट अभी बस ये सब कुछ चीज़ें जो कि क्लास के लिए रखेंगे, जब स्कूल ओपन होगा तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छे से समझाया जाएगा। मतलब अभी आप इतना समझिए कि जो एयर में वाटर का प्रेजेंस है, जो मात्रा है, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब आ जाइए कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, इसी गैस का सॉलिड या लिक्विड में चेंज होने को, गैस को सॉलिड या लिक्विड में चेंज होने को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, यानी कि ये जो वाटर वेपर है, ये जब वाटर में चेंज होता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। जमने को पानी, क्योंकि जब ये वाटर वेपर है, ये क्या कहते हैं, वाटर है एयर के अंदर, जब ये ठंडा होगा, उसको कूल किया जाएगा, तो जो एयर के अंदर जो वेपर है यानी कि वाटर का फॉर्म है, वो फिर वापस से वाटर या आइस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो आइस में चेंज हो जाएगा, कम ठंडा करेंगे तो वाटर में चेंज हो जाएगा। इसे ही कंडेंसेशन कहते हैं, यानी वाटर वेपर का आइस या वाटर में चेंज होने को कंडेंसेशन कहा जाता है। अब कंडेंसेशन किस किस फॉर्म में होता है, किस किस तरीके से होता है कंडेंसेशन, मतलब कब वाटर में होगा, कब आइस में होगा, उसको क्या कहेंगे। तो सबसे पहला क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, मासेस ऑफ वाटर वेपर, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं। अब जो वाटर वेपर है, जो भाप है जिसमें कि पानी मिला, वो हवा ऊपर चलती गई, ऊपर जाते जाते वहाँ ठंडी होती गई, है ना जी, वहाँ आके पूरा जमा होते गई, नीचे से जा रहा है वहाँ जमा हो रहा है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से वो वाटर वेपर पानी में चेंज हो गया। वो पानी में चेंज होने के, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होने के एक बहुत बड़ा से एरिया में वो इकट्ठा हो जाता है, उसे ही क्लाउड कहते हैं। यानी जो आप क्लाउड देखते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट का पूरा एक ग्रुप, समूह समझ लो या जो भी कह लो, तो उसे वो क्या कंडेंस होके हुआ ना। क्लाउड कैसे बना, वाटर वेपर वाटर में चेंज हुआ तभी तो, यानी कि कंडेंस हुआ। तो कंडेंसेशन का एक फॉर्म है। ड्यू, ड्यू क्या होता है, ड्यू कहते हैं ओस को। ओस कैसे बनता है, अब जैसे मान लिया कि ठंडी, मतलब रात में ठंड होने लग रही है, तो दिन में सूरज की रोशनी है, गर्मी है,
जैसे रात होती है तो जो लैंड है वो हीट रेडिएट करने लगता है, मतलब जो उसके अंदर गर्मी वो छोड़ना शुरू कर देता है। तो जब गर्मी अर्थ की निकल के एटमॉस्फेयर में आएगी तो हवा तो ठंडी है, तो जिसकी वजह से वो वाटर वेपर जो है वो वाटर में चेंज हो जाता है। वही हमें ड्रॉपलेट पानी के फॉर्म में पत्तों पे, घास पे दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड ड्यू। कंडेंसेशन हुआ वहाँ पे, कंडेंस हो गया जो हीट निकला अर्थ से उससे। और ये फॉग एंड मिस्ट, वही जैसे रात में रेडिएशन हुआ, गर्म हवा निकली, वो हवा में कंडेंस हो गया। जो ड्यू है वो किसी पत्ते पे लिक्विड फॉर्म में, किसी जमीन पे लिक्विड फॉर्म में था, हवा में ही जो कंडेंसेशन हुआ तो हमें दिखना बंद हो जाता, उसे हम कहते हैं फॉग। ये जो दिखता नहीं है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ओस बहुत ज़्यादा है ना जी, वो क्या नहीं ओस कहते हैं जो दिखता नहीं है बिल्कुल, कोहरा, तो वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है हवा में, इसलिए हमें नहीं दिखता। और जब कंडेंस होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता है, उसे हम मिस्ट कहते हैं। तो मिस्ट एंड फॉग में डिफरेंस क्या, फॉग ज़्यादा थिक होता है, मिस्ट हल्का होता है। उसके अलावा ये फ्रोस्ट, ये भी कंडेंसेशन का टाइप है। कंडेंसेशन मीन्स वेपर का वाटर या आइस में चेंज हो जाना। जब हीट बाहर निकलता है और ठंड की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से वो बर्फ़ में, आइस में चेंज हो जाता है, जैसे कि शीशे पे कहीं कहीं पे चेंज हो जाता है, आइस में बदल जाता है, उसे हम कहते हैं फ्रोस्ट। तो ये सब कंडेंसेशन का टाइप है, क्लाउड, ड्यू, फॉग एंड फ्रॉस्ट, ये सारे कंडेंसेशन की वजह से होते हैं। अब तीसरा है मौसम, वेदर एंड क्लाइमेट के फैक्टर जो है वो प्रेसिपिटेशन, यानी कि मॉइस्चर, विंड, कौन सी विंड बह रही है उससे मौसम बदलेगा, है ना जी। लू चल रहा है कि पोलर की तरफ से चल रहा है, विंड वेदर बदल जाएगा। हमने पढ़ा मॉइस्चर यानी कि ड्यू है, फॉग है, क्लाउड है, इसकी भी वजह से, ह्यूमिडिटी कितनी, इसकी वजह से भी मौसम बदलेगा, ठंडा है, गर्मी। अब लास्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कहते हैं जो ऊपर जाके वाटर वेपर इकट्ठा होके बादल बन गया था, या जो भी इकट्ठा हुआ है ऊपर जाके वाटर वेपर, और वो किसी भी फॉर्म में नीचे गिर जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। मतलब बारिश जो होती है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो बारिश सिर्फ वाटर फॉर्म में नहीं होती है, वो स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है, ओला के फॉर्म में भी हो सकता है जो बड़े बड़े गिरते हैं पत्थर, और वाटर के फॉर्म में भी हो सकता है जिसे हम रेनफॉल कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो वाटर वेपर ऊपर गया, जिसमें कि वाटर है, ऊपर जाके कंडेंस होने के बाद वो नीचे गिरता है, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अर्थ पे वापस गिरने को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन के टाइप्स हैं, रेन है, स्नोफॉल है, या हेल स्टॉर्म है, ये सारी चीज़ें, मतलब ओला गिरना वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रेन के प्रेसिपिटेशन के टाइप हैं। अब आ जाइए कि रेनफॉल 3 टाइप का होता है, कन्वेक्शनल, रिलीफ एंड वन मोर क्या है, साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेंशन, इसमें भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। कन्वेक्शनल रेनफॉल ये होता है जो नॉर्मल प्रोसेस से रेनफॉल होता है, मतलब कि गर्मी बढ़ी, इवेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर ऊपर गया, ऊपर जाने की वजह से वहाँ पे ठंड मिलेगा, ठंड होने की वजह से वो कंडेंस होके वाटर में चेंज हो गया और नीचे गिर गया, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल। रिलीफ होता है, रिलीफ फीचर मतलब पहाड़ वगैरह जहाँ होते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये पहाड़ है, राइट, ये पहाड़ है, यहाँ से हवा चली है ना जी। अब यहाँ से जो हवा चल रही है, तो पहाड़ होने की वजह से हवा आगे तो जा नहीं सकती है, तो ये ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी, ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी हवा। अभी ऊपर आ गई तो ऊपर आएगी तो ठंडी होती जाएगी। अब जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी तो एक टाइम आएगा कि पूरा कंडेंस होके इतनी भारी हो जाएगी कि वहीं क्लाउड बनेगा और बारिश हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये है रिलीफ रेनफॉल, मतलब कि पहाड़ के साइड में जब हवा चलती है तो पहाड़ के अब जाहिर जगह नहीं है तो ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी, तो ऊपर हवा जाएगी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो कंडेंस होगा, कंडेंस होगा तो वापस आके प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी। तो ये जो बारिश होगी इसको हम कहेंगे रिलीफ रेनफॉल। और जो कन्वेक्शनल है कि अपने से गर्म होके, इवेपोरेशन होके, हवा जब हल्की होती है, गर्मी होती है, तो हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, तो फिर वापस नीचे आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल।
अब यही एयर जो है आके अब यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा ना जी, नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो नीचे आएगा तो इसमें इसकी जो ठंड है वो खत्म होती जाएगी, तो बारिश नहीं होगी। तो ये इसे कहते हैं रेन शैडो एरिया। रेन शैडो मतलब रेन की परछाई, पहाड़ के इस साइड बारिश हो रही है, इस साइड बारिश नहीं हो रही, तो इसे कहते हैं रेन शैडो एरिया। ये पूरा इलाका रेगिस्तान में बदल जाएगा, जैसे कि लद्दाख है, रेन शैडो एरिया, वहाँ बारिश नहीं होती, इस साइड हो रही है, उस साइड नहीं हो रही। अब आ जाइए, द लास्ट है, द लास्ट वन, द टाइप्स ऑफ रेनफॉल इज साइक्लोनिक रेन। जो साइक्लोन की वजह से, तेज हवा की वजह से बारिश होती है उसे साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। जैसे बिहार में अभी चल रहा है मॉनसून, है ना जी, यानी कि मॉनसून रेनफॉल चल रहा है, यानी पीरियोडिक विंड की वजह से। उससे पहले मॉनसून शुरू होने से पहले बारिश हमारी जून से चल रही है, तो जून से मेरा ख्याल है कि 9 तारीख से बारिश, 9 जून से बारिश हो रही है। केरला में फर्स्ट वीक में बारिश आती है मॉनसून का, तो हमारे यहाँ इतनी पहले कहाँ से आ गया? एक्चुअली उस टाइम में जो साइक्लोन आया हुआ था बंगाल और उड़ीसा में, उसी की तेज़ हवा की वजह से समुद्र का पानी आके हमारे यहाँ बारिश होने लगा, और उसके बाद फिर मॉनसून आ गया और अब तक बारिश चल रही है। तो जो बारिश साइक्लोन की वजह से, तेज़ आंधी की वजह से कहीं का पानी आके कहीं पे बारिश हो जाती है, उसे हम कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। आपको चैप्टर ओपन करना है, जैसे जैसे मैंने टॉपिक बोला है वैसे वैसे आपको बुक में देख के और लेक्चर सुनते जाना है। तो हम पढ़ रहे थे कि वेदर एंड क्लाइमेट के फैक्टर कौन से हैं जिसकी वजह से हमारा वेदर क्लाइमेट चेंज होता है। हमने टेम्परेचर पढ़ा जिससे कि वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। हमने प्रेशर पढ़ा, आज विंड पढ़ा, विंड की वजह से कैसे ठंडा गर्म होगा इलाका, मॉइस्चर का क्या रोल है, प्रेसिपिटेशन का क्या है। तो जब रेन होगा, कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, उस हिसाब से वहाँ का मौसम, वहाँ का क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इनफ है। और ये इतना नोट्स है कि आपको कल भी यही पढ़ना पड़ेगा, तो कल आपको नोट्स नहीं दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।